हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, शंकर चौधरी, न जाने कौन कौन से बड़े नाम गुजरात में मंत्री की रेस में चल रहे थे, मगर चलने से होता ही क्या है। ये नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी है और यहाँ चलता वही है जिसको खुद मोदी चाहते हैं, और मोदी के मन में क्या होता है वो आखिरी वक्त में ही पता चलता है प्रेस को भी। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सुर्खियों में आज संसद में हुई हलचल की जानकारी देंगे, IIM में खाली पदों की बात भी करेंगे, भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई है उसकी चर्चा भी करेंगे, मगर सबसे पहले बड़ी खबर में बात गुजरात में मंत्रियों की शपथ और उसके पीछे की दिलचस्प कड़ियों की। एक 182 सीटों वाली विधानसभा में 156 सीटों के साथ बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होती है। सबकी नजर मंत्रिमंडल पर थी कि कौन आता है कौन जाता है। गुजरात में हर कोई जानता था कि जो भी होगा दिल्ली से ही तय होगा। पहले चर्चा थी कि इतनी बड़ी जीत है तो कम से कम 25 या 26 मंत्री बनेंगे, मगर आखिरी लिस्ट आते आते संख्या मुख्यमंत्री समेत 18 की ही रह गई। सबसे पहले मंत्रियों का परिचय आपसे कराते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार में कुल 9 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। कन्हूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मुलुभाई बेरा, बानुबेन बाबरिया, डॉक्टर कुबेर डिंडोर। इस पूरी कैबिनेट में सिर्फ एक महिला को जगह मिली है। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 2 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। पहले हैं गुजरात भाजपा के चर्चित युवाचार्य हर्ष संघवी और दूसरे जगदीश विश्वकर्मा। इनके अलावा 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चू खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंसुरिया, भीखू सिंह परमार, कुंवर जी हलपति। इस पूरे मंत्रिमंडल में जातिगत और क्षेत्रवार समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। कैसे, एक एक करके सभी मंत्रियों के बारे में ब्रीफ जानकारी आपको देंगे तो आप समझते चलेंगे। सबसे पहला नाम है कन्हूभाई देसाई। दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले की पार्डी सीट से जीत कर आए हैं। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। 71 साल के कन्हूभाई सरकार में सबसे सियाने मंत्री हैं, सबसे उम्र दराज। पिछली सरकार में वित्त मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं, फिर से वित्त मंत्रालय ही इन्हें मिला है। दूसरा नाम ऋषिकेश पटेल का है। पाटीदार समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गृह जिले महसाणा की विसनगर सीट से चुनकर आए हैं। पाटीदार आंदोलन एक तरह से इनके पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद ही उफान पर चढ़ा था। अगर दिल्ली में जिस तरह से पिक्चर्स को ट्रीट किया जाता है उस हिसाब से देखेंगे तो हार्दिक पटेल को उस मामले में सजा भी हो चुकी है। दिलचस्प है कि दोनों अब एक ही पार्टी में हैं, ऋषिकेश मंत्री और हार्दिक विधायक। पिछली सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री थे, इस बार भी वही मंत्रालय इनको मिला है। अगले मंत्री राघवजी पटेल, ये भी पाटीदार बिरादरी से हैं। जामनगर ग्रामीण से जीत कर आए हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में चले गए। दिलचस्प यह है कि सालों बाद कोई कृषि मंत्री न सिर्फ दोबारा जीता बल्कि लगातार दूसरी बार कृषि मंत्री भी बना। अगले मंत्री हैं बलवंत सिंह राजपूत। पाटन जिले की सिद्धपुर सीट से कड़े मुकाबले में चुनकर आए, राजपूत बिरादरी से हैं। सरकार में सबसे धनाढ्य मंत्री हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले। एक जमाने में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अहमद पटेल के ये खास होते थे, मगर बीजेपी ने इन्हीं को अहमद पटेल के खिलाफ राज्यसभा चुनाव लड़वा दिया था। ये हार गए थे। इस बार जीते तो टेक्सटाइल और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट इन्हें मिला है। अगला नाम कुंवर जी बावड़िया का है। कोली समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। राजकोट की जसदन सीट से जीत कर आए। 2017 तक कांग्रेस में ही थे। 19 में राज्यसभा चुनाव के वक्त पाला बदल लिया। पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस बार भी कैबिनेट में जगह इन्हें मिल गई। जल विभाग का जिम्मा इनको मिला है। अगला नाम मुलुभाई बेरा। द्वारका जिले की खंभालिया सीट पर आपके सीएम फेस ईशुदान गढ़वी को इन्होंने हराया। अहिर कम्युनिटी से आते हैं। रिलायंस के गुजरात प्रमुख परिमल नाथवानी के करीबी माने जाते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट इनको मिला है। अगले मंत्री हैं डॉक्टर कुबेर डिंडोर। आदिवासी नेता हैं। महिसागर जिले की संतरामपुर सीट से जीत कर आए। पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं। इन्होंने PhD तक की पढ़ाई की है। पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस बार भी आदिवासी कल्याण मंत्रालय इनको मिल गया। एकमात्र महिला कौन है मंत्रिमंडल में, उनकी बात करते हैं। भानुबेन बाबरिया, SC सीट राजकोट ग्रामीण से जीतकर आई हैं। सोशल जस्टिस और महिला कल्याण मंत्री इन्हें बनाया गया। ये सारे थे काबीना मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स। स्वतंत्र प्रभार की बात करते हैं। पहला नाम हर्ष संघवी, सूरत की मजूरा सीट से लगातार तीसरी बार जीत कर आए। जैन समुदाय से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह दोनों के चहेते माने जाते हैं। पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, इस बार भी गृह और खेल विभाग की जिम्मेदारी इनको मिली। अगले स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं जगदीश विश्वकर्मा। अहमदाबाद की निकोल सीट से जीते हैं। बख्शी पंच के OBC लीडर हैं। अहमदाबाद सिटी के बीजेपी अध्यक्ष ये रह चुके हैं। कॉर्पोरेटिव सहकारिता विभाग इन्हें दिया गया है।
अब आते हैं राज्य मंत्रियों पे। एक तरह से पुरुषोत्तम सोलंकी का डिमोशन कहा जा रहा है जो उनके साथ हुआ। पहले ये कैबिनेट मंत्री होते थे, लगातार 6 बार के विधायक हैं। इस बार भावनगर ग्रामीण सीट से चुनकर आए भी। 1998 में पहली बार विधायक चुने गए। मोदी और रूपाणी सरकार में गुजरात मंत्री रह चुके हैं। कोली समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हिंदुत्ववादी छवि भी है इनकी। एक बार फिर से इन्हें मत्स्य पालन उद्योग मंत्रालय मिला है। हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि गुजरात में मत्स्य पालन नहीं, मत्स्य उद्योग होता है, क्योंकि वहाँ मछली पाली नहीं जाती, समुद्र से इकट्ठा करके लाते हैं। अपनी चूक सुधार रहे हैं। 2012 की मोदी सरकार में भी यही मंत्रालय इन्हें मिला था। अगले मंत्री मुकेश पटेल भी कोली समुदाय से हैं। सूरत की ओलपाड सीट से चुनकर आए हैं ये। आम आदमी पार्टी के धार्मिक मालवीय को हराया था। पिछली सरकार में भी मंत्री थे। पर्यावरण विभाग इन्हें इस बार मिला है। अगला नाम बचुभाई खाबड़ का। प्रोमिनेंट आदिवासी लीडर हैं, नामी। दाहोद जिले की देवगढ़ बावरिया सीट से चुनकर आए हैं ये। आनंदीबेन सरकार में भी मंत्री थे। इस बार पंचायती राज विभाग इन्हें मिला। अगला नाम है प्रफुल्ल पानसुरिया का। ये भी सूरत जिले से हैं। कामरेज सीट पर आपके राम धड़ुक को हराया इन्होंने। पाटीदार नेता हैं। संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा इन्हें मिला है। ये कुल 15 मंत्रियों की जानकारी हो गई है। बाकी बचे 2। भिखूजी परमार ठाकुर समुदाय से आते हैं। अरवली जिले की मोडासा सीट से ये जीत कर आए। पिछले 2 बार से ये सीट जो है कांग्रेस के पास थी। जीते तो सोशल जस्टिस और फूड सप्लाई विभाग के राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया। कुंवर जी हलपति, इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। को भी कांग्रेस के गढ़ सूरत की आदिवासी सीट मांडवी को जीतने का इनाम मिला है। ग्रामीण विकास का इन्हें काम दिया गया है। तो ये कुल मंत्रियों का मोटा मोटा परिचय और जिम्मेदारी हो गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिनके बारे में पहले क्लियर कर दिया गया था कि वही सीएम रहेंगे अगर पार्टी दोबारा सत्ता में आती है, तो इन्होंने अपने पास दर्जन भर से ज्यादा विभाग रखे। मतलब आगे जाकर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ मंत्रालय इन्हीं के पास है। क्या क्या है बता देते हैं। मंत्रियों के परिचय में जातिगत ब्यौरे हमने इसलिए दिए क्योंकि यूपी बिहार की तरह गुजरात में भी जाति का एक बड़ा फैक्टर है। अगर जातिगत तौर पर देखें तो किस जाति के कितने मंत्री हैं वो लिस्ट अब आपके सामने आ रही है। पाटीदार समाज से हैं 4, कोली समाज से हैं 3, क्षत्रिय समाज से हैं 1, ब्राह्मण समाज से 1, जैन समाज से 1, अहीर समाज से 1, ठाकुर समाज से 1, अन्य ओबीसी 1, आदिवासी 3 और 1 अनुसूचित जाति से मंत्री बने हैं। सुनिए इस जातिगत समीकरण पर गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार क्या टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रॉपरली ख्याल रखा है। पहले ऐसा माना जाता था कि 156 का आंकड़ा छूने के बाद 25 या 26 मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेशा दिया है। सिर्फ 16 मंत्रियों को ही लिया गया है। इस 16 मंत्रियों में एरिया का भी ध्यान रखा गया है और कास्ट कॉम्बिनेशन यानी कि सोशल इंजीनियरिंग भी प्रॉपरली किया गया है। गुजरात में पाटीदार और कोली समुदाय के लोग ज्यादा हैं, तो 4 पाटीदार को मंत्री बनाया गया है, तो 4 कोली समुदाय के लोग हैं। इसी तरह से ओबीसी को भी लिया गया है, एसटी को भी लिया गया है, एससी को भी लिया गया है। यानी सारी कास्ट को ये 16 मंत्रियों में रखा गया है। सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात, चारों 4 जो हमारे जोन है, चारों 4 जोन से एमएलए को अपनी टीम में रखा गया है। इसके अलावा अगर गुजरात के नक्शे को रीजन वाइज बांट दिया जाए तो 4 क्षेत्र होते हैं: सौराष्ट्र, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात। ऐसे में देखेंगे तो सौराष्ट्र इलाके से 5 मंत्री बने, दक्षिण गुजरात से 5 मंत्री बने, उत्तर गुजरात से 4 मंत्री बने, मध्य गुजरात से 3 मंत्री बने। शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा 4 मंत्री अकेले सूरत शहर से बनाए गए। सूरत में आम आदमी पार्टी ने बहुत ताकत लगाई थी। करीब 7 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही भी। हो सकता है कि बीजेपी अपना किला और मजबूत करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही हो। अहमदाबाद से खुद सीएम भूपेंद्र पटेल हैं। उनके अलावा जगदीश विश्वकर्मा, ये 2 हुए। राजकोट से भी 2 मंत्री हैं। बाकी ज्यादातर मंत्री अपने जिले के इकलौते हैं। ये तो रही इलाकों और जातियों को साधने की बात, मगर जिनका पत्ता कट गया उनका भी जिक्र अब कर लेते हैं। शंकर चौधरी उत्तर गुजरात के बड़े नेता हैं। आनंदीबेन की सरकार में मंत्री थे। एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी जो कि बनास डेयरी है उसके चेयरमैन होते हैं ये। इनका मंत्री बनना तय ही माना जा रहा था। ये जीते भी, लेकिन इनको मंत्रिमंडल में जगह दी नहीं गई है। जानकार कह रहे हैं कि इन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
अल्पेश ठाकोर के नाम से तो आप लोग भी परिचित हैं ही। 2017 में ठाकुर सेना बनाकर बीजेपी के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया। 17 में ही कांग्रेस से जीते, 19 में बीजेपी में चले गए, उपचुनाव हार गए। इस बार भाजपा उन्हें गांधीनगर दक्षिण से जितवा कर ले आई। चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे हरी वाली पेन से साइन करना है, इशारा था कि मंत्री बनूंगा। मगर मंत्रिमंडल में इन्हें अब तक जगह नहीं मिल पाई है। जो पहला मंत्रिमंडल है उसमें अल्पेश के अलावा जो सबसे चर्चित चेहरा बने हार्दिक पटेल इतिहास में नहीं जाएंगे। सब जानते हैं आप कि 2017 में माफ कीजिए, हार्दिक पटेल की पोजीशन क्या थी। इसी साल भाजपा में ये आ गए, अहमदाबाद की विरमगाम सीट से जीते भी। इस साल का मतलब है 2022 से चर्चा थी कि मंत्री बन जाएंगे, मगर जानकार कहते हैं हार्दिक को अभी वक्त लग जाएगा। जीतू वाघानी एक बड़ा ही चर्चित नाम इस बार मंत्रिमंडल से नदारद रहे। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, पेपर लीक की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते थे। शायद यही वजह है कि इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। अब एक और नाम है रमनलाल बोरा का, 7 बार के विधायक और बहुत सीनियर नेता हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी से भी सीनियर। उनकी राज्य की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, स्पीकर पद भी संभाल चुके हैं। इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, मगर स्पीकर के पद के लिए इनके नाम की चर्चा है। कुल मिलाकर कहें तो गुजरात में आनंदीबेन और अमित शाह के खेमे के बीच मनमुटाव की चर्चा बहुत होती है, मगर आखिर में चलती उन्हीं की है जो सत्ता के केंद्र में है, यानी नरेंद्र मोदी। इस कैबिनेट में भी नरेंद्र मोदी की ही छाप नजर आती है। वही नेता मंत्री बने हैं जो प्रधानमंत्री की गुड बुक में माने जाते हैं। ये थी हमारी दिन की बड़ी खबर। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी एक बेहद परेशान करने वाली घटना से बनी है। 2.5 साल के भीतर भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक बार फिर हिंसक झड़प हो गई है, जिसमें दोनों तरफ के जवानों को चोटें आई हैं। इस बार यह सब हुआ अरुणाचल प्रदेश में। यह घटना 9 दिसंबर की है, लेकिन इसकी जानकारी अब बाहर आई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 9 तारीख को अरुणाचल प्रदेश से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा माने LAC पर चीन की सेना पहुंची। इसका विरोध करने के लिए भारत की फौज भी पहुंची और तब दोनों सेनाओं के बीच झड़प हो गई। रक्षा सूत्रों का दावा है कि जवानों को लगी चोटें मामूली हैं। दोनों पक्ष इसके बाद उस इलाके से पीछे हट गए, डिसएंगेज किया उन्होंने। इसके बाद दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडर्स ने एक फ्लैग मीटिंग की, जिसमें शांति की स्थापना के लिए बातचीत हुई। अरुणाचल प्रदेश के जिस इलाके में झड़प होना बताया जा रहा है, वहां वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद है, जो तवांग का इलाका है। तो दोनों सेनाएं अपने अपने दावे तक जाकर के पेट्रोल करती हैं। पेट्रोल करने में क्या होता है, आप एक पॉइंट से निकलते हैं, अपने कैंप से निकले, आपको बताया कि यहाँ से बॉर्डर जा रही है, उस रेखा से वहाँ तक के जाना है, कुछ देर वहाँ पे रुकते हैं और अपनी निशानी छोड़ दी जाती है। कोई मैगी का पैकेट हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक का कैन छोड़ दिया, सिगरेट का पैकेट छोड़ दिया, इस तरह की कोई निशानी जो बताती है कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की फौज यहाँ आकर के गई है। पेट्रोल एक गश्त ही है। अब ये सिस्टम चल रहा है 2006 से। उनकी फौज भी आती है, हमारी फौज भी जाती है। ऐसे में छोटी मोटी झड़प हो जाने की गुंजाइश बनी रहती है। और इन झड़पों के दौरान, इन कॉन्फ्रंटेशंस के दौरान क्या किया जाना है, इसके लिए एक इलैबोरेट सिस्टम है जो 90s के दौर से इवॉल्व किया गया था। जैसा आप लोग जानते भी होंगे कि जब जवान जाते हैं तो उन हथियार जनरली होते नहीं है, या होते हैं तो वो पीछे रखते हैं। जब आमने सामने वो बात कर रहे हैं तो अपने हाथ नहीं चलाने की कोशिश करते हैं कि दूर से बात करें, फ्लैग्स एक दूसरे को दिखाएं जिसमें अंग्रेजी या चाइनीज़ में लिखा हो कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्ष वापस लौट जाएं, इस तरह की सुविधा थी। लेकिन बीते 2 साल से जिस तरह पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना ने जमावड़ा किया, वादा तोड़ते हुए इलाके में चौकियों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, सड़कें बनाई, पुल बनाई, उसके बाद भारत चीन के बीच सैनिक तनाव पनप गया है। दर्शक जानते ही हैं, अप्रैल और मई 2020 का वो वक्त जब दोनों सेनाओं के बीच झड़पों की लगातार खबरें आ रही थी, वीडियोस भी आ रहे थे। फिर आई 15 से 16 जून की रात, जब दोनों सेनाओं के बीच गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई। इसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जब उन्होंने चीन का एक जो अतिक्रमण था, जो कैंप था, उसे उन्हें हटा लेने की बात हुई थी, उन्होंने नहीं हटाया। हमारी फौज गई, उस कैंप को वहां से उखाड़ दिया, उस टेंट को, और उसके बाद एक संघर्ष हुआ जिसमें 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। चीन ने अपने नुकसान के सही आंकड़े जारी नहीं किए थे, क्योंकि वहां प्रेस की आज़ादी है नहीं, इसलिए हम जानते भी नहीं क्या हुआ। कुछ डेथ्स उन्होंने एक्सेप्ट की, लेकिन पूरी जानकारी कभी तक सामने नहीं आई। तब से लेकर अब तक हमने पैंगोंग सो, गोग्रा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग्स आदि जगहों पर दोनों सेनाओं के बीच तनाव की बातें सुनी है, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन के बारे में सुना है। दोनों तरफ से कोर कमांडर लेवल की दर्जनों बैठक हुई हैं, लंबा दौर उसका भी रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे प्रयास हुए हैं और धीरे धीरे एक एक करके एक जगह पे इस तनाव को रिजॉल्व किया गया। पहले फौज को थोड़ा पीछे किया गया, डिसएंगेज किया, और जो लेगेसी इश्यूज थे जैसे कि देपसांग का मैदान,
उनको अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगह ये बताया जाता है कि डिसएंगेजमेंट हो गया है, डीमिलिटराइज नहीं हुआ है। चाइना क्या है कि इसको किसी तरीके से पोर्ट को बॉइलिंग रखना चाहता है, तो इसलिए ये इनकर्शन उसने अरुणाचल प्रदेश में शुरू कर दिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और ये आगे भी होता रहेगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि चाइना ने आज की डेट में, पहले उन्होंने एक पैरेलल हाईवे बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, रेल रोड नेटवर्क तैयार किया, और जिससे कि उसकी ट्रुप मूवमेंट्स थी वो बहुत फास्ट थी। परंतु आज की स्थिति ये है कि उन्होंने नॉट ओनली हाईवे जो पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चलती है, उन्होंने बहुत सारे रेडियल्स भी बना लिए हैं। तो इससे क्या होता है कि ट्रुप की मूवमेंट फास्ट है, प्लस बहुत सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उन्होंने अपनी साइड पे बहुत सारे नए गांव बसा लिए हैं। वहां पे चाइनीज लोगों को इंसेंटिव दिया है कि वो वहां पे आके बस जाएं, वहां पे लोकल लेडीज से शादी करें और वहीं पे रह जाएं। तो इससे बहुत सारी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, और जितना ये अनपॉपुलेटेड एरिया था, एक किस्म का पठार माना जाता था, पूरा का पूरा तिब्बत और चाइना के बीच में, इसको हम मैकमोहन लाइन भी बोलते थे, अब वो एकदम से एरिया बज हो गया है। बज होने का मतलब वहां चाइनीज प्रेजेंस नजर आ रही है जगह जगह पे, और चाइना का जो क्लेम है उस एरिया का भारत के अंदर, इसकी वजह से और भी मजबूत होता जा रहा है, और वो एक दृढ़ता दिखा रहे हैं इसके अंदर। जैसा कि विशेषज्ञ आपको बता रहे थे कि किस तरह की स्थिति है पूरे एलएसी में, वो दोनों जगह की रियलिटीज़ लगभग इसी तरह की हैं, जो रियलिटीज़ ऑफ वेस्ट और रियलिटीज़ ऑफ ईस्ट जिनको कहा जाता है। जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा अतिक्रमण है चीन का, और वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है हमारे बनस्बत। यही चीज़ अरुणाचल में भी है, लेकिन अरुणाचल में दोनों देशों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट है टेरिटरी को लेकर के, जो मतभेद है, वो तुलनात्मक रूप से कम है। अब जैसे कि विशेषज्ञ आपको बता रहे थे कि चीन ने अपने इलाके में एलएसी का जो उसका इलाका है उसमें बहुत रैपिड डेवलपमेंट किया है, खूब सारे उन्होंने हाईवेज बनाए हैं, और इन हाईवेज से फिर वो एक एक करके अंदरूनी इलाकों तक के सड़क बना रहे हैं जिनको वो रेडियल्स कह रहे थे, और इस वजह से चीन की तैनाती जल्द हो जाती है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए पिछले 2 साल में भारत ने लगातार कदम उठाए हैं। पूर्वी लद्दाख में जैसे कि आप जान ही रहे हैं, 1 दशक की मेहनत के बाद DSDBO जो पूरी रोड है वो बन करके तैयार हो गई है, और अभी कुछ दिन पहले ही इस बात का भी ऐलान हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश में भी जो पूरी सीमा है हमारी, जितना हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उससे लगता हुआ एक हाईवे बनाया जाएगा। इन्हीं सारे डेवलपमेंट्स के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब किसी पक्ष का ज़्यादा हो जाता है, तब दूसरा पक्ष उसे किसी तरह से काउंटर करने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए इस तरह के इंसिडेंट्स आपके सामने आते हैं जब दोनों पक्षों में झड़प होती है। एक बात हमारे दर्शक ज़रूर से याद रखें, दोनों देश बहुत भारी भरकम सेनाएं रखते हैं, दोनों देशों की सेनाएं फॉरवर्ड डिप्लॉयड हैं पूरी एलएसी में, मतलब बिल्कुल सीमा रेखा के पास तक के वो तैनात हैं। ऐसे में ये बहुत आम है कि कोई छोटा इंसिडेंट हो जाए, जैसे कि आज, जैसे कि 9 तारीख को हुआ, माफ़ कीजिए, जब दोनों देशों के पेट्रोल आमने सामने आए और उनके बीच में एक झड़प हो जाए। क्या ये इंसिडेंट बड़ा था? क्या ये इस इंसिडेंट को एक अलग तरह से देखने की आवश्यकता है? ये हमें आने वाले दिनों में मालूम चलेगा, जब जो रक्षा बीट के पत्रकार हैं उनके मार्फत खबरें बाहर आएंगी, और तब हम दावे से जान पाएंगे कि क्या वास्तविक रूप में ऐसा ही हुआ था कि कोई ये बहुत बड़ी घटना थी। फिलहाल तक जितनी जानकारी हमारे पास में थी हमने आपको बता दी, विशेषज्ञों की क्या राय थी वो भी बता दी। अब चलते हैं दूसरी सुर्खी की ओर। ये जो दूसरी सुर्खी है वो बनी है एक वायरल वीडियो से। पहले आप उस वायरल वीडियो को देख लीजिए जो कि मध्य प्रदेश से आया है, उसके बाद हम अपनी बात कहेंगे। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन दशा सराहने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो वीडियो में भाषण दे रहे शख्स का नाम है राजा पटेरिया। आप कांग्रेस नेता हैं और मध्य प्रदेश कैबिनेट में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पन्ना जिले के पवई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हुए क्या बोल गए हमने आपको सुना दिया। जो वीडियो आपने देखा उसे मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष VD शर्मा ने आज यानी 12 दिसंबर को ट्वीट किया था। साथ में साजिश का आरोप लगाया और जांच की मांग भी कर दी। अब पार्टी अध्यक्ष कुछ कहें और CM साहब का ध्यान नहीं जाए, ये हो नहीं सकता। तो दोपहर में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान जारी करके बता दिया कि मामला संज्ञान में है और FIR दर्ज की जा रही है। वैसे पटेरिया ने एक और वीडियो जारी करके कह दिया है कि उनका तात्पर्य प्रधानमंत्री को चुनाव में हराने से था और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। गांधी की भी उन्होंने बात की और उनके शांति के संदेश की, लेकिन गड़बड़ तो हो गई।
वैसे बिगड़े बोल की बात चली है तो आपको कमलेश सुतार के हवाले से एक और माननीय के बयान के बारे में बताते चलें। केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे, अब इनके बेटे हैं नितेश राणे। ये जो बेटे जी हैं वो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की कनकवली सीट से भाजपा के विधायक हैं। आरोप है कि नितेश ने नांदगांव में एक चुनावी सभा के दौरान ये कह दिया मराठी में कि अगर उनकी पसंद का सरपंच न बना तो ग्रामीणों तक सरकारी फंड की एक पाई भी नहीं पहुंचेगी। माननीय विधायक जी ने यह भी कह दिया कि चाहे तो इसे ग्रामीण धमकी या कुछ और समझ सकते हैं, लेकिन उनका गणित साफ है, इस बात को वोट डालते वक्त ध्यान में रखें। इस बयान को लेकर शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाला धड़ा है वो हमलावर है। वैभव नाइक का कहना है कि जब नारायण राणे सीएम होते थे तब भी इस तरह का अहंकार देखने को मिलता था, यही स्थिति आज भी है। नीतीश की पार्टी भाजपा शिवसेना के एकनाथ शिंदे धड़े के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है और पार्टी अब माननीय विधायक के बयान से खुद को दूर करती नजर आ रही है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कह दिया है कि उन्हें ठीक मालूम नहीं है कि विधायक जी ने कहा क्या था। वैसे हर किसी को पार्टी के विस्तार के लिए वोट मांगने का हक है, लेकिन बिना गुंडागर्दी, ये मंत्री महोदय ने कहा। तीसरी सुर्खी, इसका संबंध है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिली झिड़की से। झिड़की खबर नहीं है, खबर है झिड़की दी किसने। देश की सबसे बड़ी अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज सिसोदिया से कहा कि अगर आप पब्लिक डिबेट का स्तर इतना नीचे ले आएंगे तो आपको नतीजे भुगतने होंगे। मामला कोविड काल से जुड़ा है। सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर पीपीई किट्स की सप्लाई में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। शर्मा ने सिसोदिया पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था। वैसे इस मामले में दूसरी पार्टियों ने भी जांच की मांग कर दी थी, लेकिन सिसोदिया और शर्मा के बीच बात अदालत तक चली गई। मानहानि की अदालती कार्यवाही को रुकवाने के लिए सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए, जहां जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओक की पीठ ने कहा कि कोविड काल के दौरान याचिकाकर्ता यानी कि सिसोदिया ने आरोप प्रत्यारोप किया बजाय ये समझने के कि देश पर बीत क्या रही है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही बिना शर्त माफी मांग लेनी चाहिए थी। इस झिड़की के बाद सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका वापस ले ली। अगली सुर्खी लोकसभा से है। आज लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में खाली पड़े टीचिंग स्टाफ के पदों के बारे में जानकारी दी। उच्च शिक्षा के संस्थान जो सरकार चलाती है उसमें जो टीचिंग स्टाफ है, प्राध्यापक आदि, उनकी रिक्तियां, टीचिंग स्टाफ यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद जो स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के 2553 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1529 पद खाली हैं। जो छात्र हैं या जो छात्र रहे हैं वो समझते होंगे कि प्रोफेसर ही होते हैं जो एचओडी बनते हैं, तो आपके पास ऐसे लोग ही नहीं रहेंगे अगर इतनी रिक्तियां होंगी जिनको एचओडी बनाया जाए, पुराने लोगों में ही सर्कुलेट होता रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के 5110 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2304 पद खाली हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के 11293 पद स्वीकृत है, जिनमें से 2347 पद खाली हैं। देश के कुल 35 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में टीचिंग स्टाफ के 18956 पद हैं कुल, जिनमें से 6180 पद खाली हैं। इसी तरह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी में टीचिंग स्टाफ के कुल 11170 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4502 पद खाली हैं, जबकि भारतीय प्रबंध संस्थान यानी आईआईएम में कुल 1566 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 493 पद खाली हैं। कुल मिलाकर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग स्टाफ के 31,692 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 11,175 पद खाली हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस जानकारी के साथ ये भी बताया कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरना सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। शिक्षा मंत्रालय ने रिक्तियों को मिशन मोड में भरने का निर्देश दे दिया है। संसद की कार्यवाही पर विस्तार से यदि आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे खास पेशकश संसद में आज आप देख सकते हैं। अगली सुर्खी का संबंध है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री से जो अब जेल से बाहर आ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख की, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। इन्हें बंबई उच्च न्यायालय से बेल मिल गई है। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और जांच में सहयोग भी करना होगा। लाख रुपए की व्यवस्था देशमुख के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उन्हें 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यायालय के आदेश के मुताबिक इस मोहलत का इस्तेमाल सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में दखल न दे तो देशमुख बाहर आ जाएंगे। अनिल देशमुख पर प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चला रहा है। इस मामले में उन्हें 4 अक्टूबर को बेल मिल गई थी। दिन ढलने तक एक और खबर आई थी बेल से जुड़ी। दिल्ली दंगों के लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में बंद उमर खालिद को उनकी बहन की शादी के लिए
अंतरिम जमानत मिल गई है। अंतिम सुर्खी का संबंध है हिमाचल प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से। उन्होंने आज आधिकारिक रूप से सूबे के 15वें मुख्यमंत्री का पदभार ले लिया। आज उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक भी की। इससे पहले उन्होंने प्रेस से कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिन गारंटी स्कीम का जिक्र हुआ उन्हें त्वरित रूप से लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर सुक्खू बोले कि यह काम कांग्रेस हाईकमान के साथ बातचीत के बाद किया जाएगा। अब वक्त है विदा का। जाते जाते आपको एक वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सड़क चलते आपको हार्ट अटैक आ जाए तो आपको कौन बचा सकता है? जवाब है सूबेदार सोनम पराशर। आज ग्वालियर के गोले का मंदिर चौराहे पर एक बुजुर्ग अचानक बेहोश हो गए। पास ही ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात मध्य प्रदेश पुलिस के सूबेदार सोनम पराशर ने यह देख लिया और बिना देर किए बुजुर्ग को CPR दे दिया। दिल का दौरा पड़ने पर यह फर्स्ट एड की तरह होता है। इसके बाद सूबेदार पराशर ने एम्बुलेंस बुलवाई और बुजुर्ग को अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सोनम की सूझबूझ ने एक जान बचाई। आप भी बचा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप सोनम से प्रेरणा लेंगे, हम लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।